हेलो दोस्तों, आज का हमारा एपिसोड है एपिसोड नंबर 23। एपिसोड 23 के अंतर्गत हम बात करने वाले हैं सक्रे खलीची की। सक्रे खलीची यानी कि एक नाम इंसान का जो ब्रांड बन जाए तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि वो एक सफल चेहरा ज़रूर होगा। जैसे कि सचिन तेंदुलकर आज एक ब्रांड टाइप का है। घटना कुछ ऐसी थी कि 1985 में एक शादी हुई। शादी बड़ी विचित्र थी क्योंकि लड़की ने ये सेकंड शादी की थी और जो उनकी फर्स्ट शादी हुई थी वो एक भारत की तरफ से ईरान में राजदूत थे। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हो कि एक इतना सफल इंसान जो भारत की सरकार का विदेश में नेतृत्व करता हो, उससे तलाक देना और फिर एक ऐसे इंसान से शादी कर लेना जिसका ना कोई बैकग्राउंड, जिसका ना कोई करियर, ना कोई फ्यूचर। शायद इन्हीं घटनाओं से ये डायलॉग दिया जाता है कि प्यार अंधा होता है, लव इज ब्लाइंड। केस 1991 में रिपोर्ट हुआ था। अशोकनगर पुलिस स्टेशन में वुमेन मिसिंग कंप्लेंट था। वहाँ 3 साल तक बेंगलोर पुलिस कुछ नहीं कर पाई। She was missing for so long, we just didn't know what had happened to her. The initial inquiry didn't reveal anything. Because there was no evidence. 27 अगस्त 1947 को चेन्नई में एक लड़की का जन्म हुआ जिसका नाम सक्रे ही रखा गया। इनके दादाजी का नाम मिर्जा इस्माइल था जो बहुत ही रईस थे। अच्छा, इनके दादाजी मैसूर, जयपुर, हैदराबाद के दीवान भी रह चुके थे। 1900 के शुरुआती दशक में यह परिवार सिंगापुर में रहता था और फिर भारत रहने आ गया था। सक्रे की माँ सामाजिक कार्यकर्ता थीं और इनके भाई टेलीविज़न के पत्रकार थे। अच्छा, ये जितनी भी फैमिली थी, जितने भी लोगों की फैमिली थी, सभी कुछ ना कुछ पद पर जरूर तैनात थे। 1965 में सक्रे की शादी 18 वर्ष में अकबर मिर्ज़ा खलीची से हुई। अच्छा, अकबर मिर्ज़ा खलीची के बारे में आपको बता दूं कि ये टेनिस के खिलाड़ी थे और कानून की पढ़ाई कर रहे थे। और टेनिस के खिलाड़ी में इन्हें एक उपाधि दी जाती थी कि दक्षिण भारत के सर्वश्रेष्ठ टेनिस के खिलाड़ी हैं। एक बात और इनके साथ ये जुड़ी थी कि ये कानून की पढ़ाई कर रहे थे और 1954 में भारतीय विदेश सेवा में शामिल हुए। अब 1965 के बाद जहाँ जहाँ अकबर मिर्ज़ा की पोस्टिंग हुई वहाँ वहाँ सक्रे भी उनके साथ रहीं। पर ईरान में जब पोस्टिंग हुई तब सक्रे उनके साथ नहीं रही थीं और बेंगलोर में ही रही थीं। सक्रे खलीची के बारे में आपको बता दूं कि ये बेंगलोर आ गई तो इन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा, यानी सोसाइटी, कॉलोनी बनाना। और जब इन्होंने रियल एस्टेट में कदम रखा तो जो इनकी परिवार की संपत्ति कुछ थी उसे इन्होंने बहुत ज़्यादा बढ़ा दिया क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा ही मुनाफा कमाया और अपनी परिवार की संपत्ति में बहुत ज़्यादा इजाफा किया। अच्छा, 1965 में सक्रे की शादी हुई और 1965 में ही सक्रे ने एक लड़की को जन्म दिया, शादी के लगभग 10-11 महीने बाद। अब सक्रे की जो बड़ी बेटी थी और सक्रे की जब तलाक हुआ था 1984 में, तब सक्रे की बड़ी बेटी की उम्र लगभग 19-20 और जब तलाक हुआ तब सक्रे की 4 बेटियां हो चुकी थी। अब देखिए सेकंड शादी कैसे हुई उसका भी मैं आपको किस्सा सुनाता हूँ। देखिए, सक्रे और स्वामी श्रद्धानंद की पहली मुलाकात 1982 में हुई थी। तब सक्रे के साथ उनके पति अकबर मिर्ज़ा भी थे, लेकिन 1984 में सक्रे ने अकबर मिर्ज़ा को तलाक दे दिया और श्रद्धानंद से 1986 में शादी कर ली। तलाक के 6 महीने बाद ही शादी करना ये दिखाता है कि सक्रे खलीची ने अपने पति अकबर मिर्ज़ा को धोखा दिया था। Needle of suspicion which was pointing towards Shraddhanand. Then I told the guys, get this Swamiji to the CCV, work on him and we should get the information. And there they question him seriously. 1986 से 1990 के 4 वर्षों में इनका रिलेशन अच्छा गुजरा, लेकिन स्वामी श्रद्धानंद और सक्रे की धीरे धीरे लड़ाई होने लगी। वैसे भी ये हर रिलेशन में होने ही लगती है कि शुरुआती दिन तो अच्छे निकलते हैं, लेकिन जब समय बढ़ता है और समय के साथ परिस्थितियां बनने लगती हैं तब आपसी रंजिश भी बढ़ने लगती है। वैसे जब सक्रे ने सेकंड शादी की थी तब सक्रे की बड़ी बेटी की उम्र 21 वर्ष थी जो खुद शादी के लायक थी, लेकिन माँ ने तो अपनी ही दूसरी शादी कर ली। बहरहाल इसे छोड़कर घटना के आगे बढ़ते हैं। 1991 में श्रद्धानंद और सक्रे की लड़ाइयाँ आम हो चुकी थीं।
इसीलिए कहते हैं दोस्तों, लव मैरिज भी हो रही हो तो अपने परिवार वालों को ज़रूर बताओ, लेकिन वो ये ज़रूर देखते हैं कि जिनसे आप शादी करना चाहते हो वो आपके लायक हैं या नहीं। आकर्षण का प्रेम बहुत दिनों तक जिंदा नहीं रह सकता। जैसे ही उसे ज़िंदगी की कठिनाइयों का एहसास होता है वो भागना चाहता है, चाहे इसमें लड़की हो चाहे कोई लड़का हो। अट्रैक्शन का प्रेम जब होता है तब वो किसी की अच्छाइयाँ देखता है, बुराइयाँ नहीं देखता। लेकिन जब ज़िंदगी में उन्हें साथ रहने का अवसर मिलता है तब लोगों की बुराइयाँ भी एक्सेप्ट करनी पड़ती हैं। और आकर्षण का प्रेम ये करने में असमर्थ दिखता है कि वो बुराइयाँ एक्सेप्ट नहीं करता, क्योंकि अभी तक वो ये सुनता रहा था कि वो उसके लिए चाँद तोड़ कर लाएंगे, सितारे तोड़ कर लाएंगे, और तब पता चलता है कि भाई ये सब फर्जी बातें थीं। अच्छा, सकरे खलीची जो कि मुस्लिम पारसी परिवार से ताल्लुक़ रखती थी और स्वामी श्रद्धानंद जो कि एक हिंदू थे, सनातन धर्म को मानते थे, दोनों में आपसी लड़ाइयाँ होने लगती हैं। और फाइनली एक ऐसा दिन आता है, यानी कि 28 मई 1991 का। उस दिन श्रद्धानंद ने चुपके से सकरे को नशीला पदार्थ खिला दिया था और सकरे खलीची गहरी नींद में चली गई। अच्छा, गहरी नींद में चली गई तभी स्वामी श्रद्धानंद ने मौके का फ़ायदा उठाया और गद्दा समेत उठाकर उन्हें एक बॉक्स में बंद कर दिया। अच्छा, इस काम में स्वामी श्रद्धानंद की मदद उनके नौकर राजू ने भी की थी और दोनों ने मिलकर सकरे खलीची को एक बॉक्स में बंद कर दिया और फिर ज़मीन के अंदर भी कर दिया। अच्छा, 5-6 घंटे बाद जब सकरे खलीची को होश आया होगा तब वो जिंदा रही होगी। अच्छा, इस बात की भी जानकारी ऐसे लगती है कि जब सकरे खलीची को उस बॉक्स से बाहर निकाला गया था लगभग 3 साल बाद, तो उसने गद्दे को बहुत ज़ोर से पकड़ कर रखा था, यानी वो उसके अंदर तड़प रही होगी और कार्बन डाइऑक्साइड का लेवल बढ़ा होगा, ऑक्सीजन का लेवल कम हुआ होगा और दम घुटने की वजह से फिर मौत हो गई होगी। अच्छा, वीडियो के शुरू में ही मैंने कहा था कि सकरे खलीची की 4 बेटियां थीं और सकरे खलीची की जो सेकंड बेटी थी वो सकरे खलीची को अक्सर फ़ोन किया करती थी और उससे बात किया करती थी। लेकिन 28 मई के बाद उसकी मां से कोई भी बात नहीं हुई, क्योंकि मां को तो श्रद्धानंद ने ठिकाने लगा ही दिया था। Today's digital vertical India Today Originals. Multi-millionaire. Granddaughter of the Diwan of Mysore. Akil Akbar Khalili and Atisha Craig. और जब उसकी सेकंड बेटी जिसका नाम था सबा ने श्रद्धानंद से पूछा कि सकरे कहाँ है, मतलब कि उसकी माँ के बारे में पूछा, तो सबा को श्रद्धानंद ने कुछ भी ऐसा जवाब नहीं दिया। श्रद्धानंद ने कहा कि वो लंदन इलाज कराने के लिए गई है और 1992 में बेंगलोर के अशोक नगर पुलिस स्टेशन में याचिका दायर करवाई। किसने? शिकायत यानी कि रिपोर्ट दायर करवाई सबा ने। अच्छा, देखिए कि मई की घटना, लेकिन श्रद्धानंद ने ये कहा था कि वो लंदन गई है, तो सबा ने ये मान भी लिया था कि वो लंदन गई हो, ठीक है। लेकिन उसके बाद सबा को ये शक होने लगा कि कुछ तो दाल में काला है और 1992 में उसने अपना अंतिम डिसीजन ये लिया कि वो अब पुलिस स्टेशन में शिकायत कर देगी और उसने फिर शिकायत भी कर दी। जब 1992 में इसकी छानबीन होना स्टार्ट हुआ तो श्रद्धानंद से पुलिस ने पूछा कि सकरे कहाँ है, तो भी उसने यही बताया कि वो लंदन गई है इलाज कराने के लिए। और पुलिस के जितने भी जवाब थे, सवाल थे, सब पर उसने यही बताया। अच्छा, यहाँ पर आपको एक बात जाननी होगी कि उसने अपना जवाब नहीं बदला, और जब जवाब नहीं बदला तो पुलिस को उस पर शक भी नहीं हुआ और समय निकलता गया। 3 साल हो गए और पुलिस के ऊपर भी प्रेशर बनने लगा कि वो एक कातिल को भी नहीं खोज सकती क्या। अब यहाँ पर एक बात और ये थी कि पुलिस के पास एक भी एविडेंस नहीं था जो श्रद्धानंद को कातिल ठहरा सके या पुलिस को ये अंदाज़ा भी लग सके कि कातिल श्रद्धानंद है, क्योंकि उसके लिए भी ज़रूरत किस बात की थी कि लाश मिले, तब तो किसी को अपन कातिल ठहरा सकते हैं और वैसे कैसे माना जा सकता है। तभी पुलिस ने एक प्लान बनाया। प्लान के अकॉर्डिंग एक कांस्टेबल को स्वामी श्रद्धानंद का जो नौकर था राजू, उसके साथ मिला दिया जाएगा और उनका बिल्कुल दोस्त बना दिया जाएगा। उसकी जो हरकतें होंगी उसे मॉनिटरिंग कौन करेगा? पुलिस का जो कांस्टेबल होगा, महादेवा। अच्छा, 2-3 महीने में ये दोनों दोस्त बिल्कुल चरम दोस्ती तक पहुंच जाते हैं। इसका मतलब ये है कि दोस्ती की जितनी भी सीमाएं होती हैं वहाँ तक चले जाते हैं। दोनों एक ही थाली के चट्टे पट्टे हो जाते हैं। राजू को शक ना हो कि महादेवा एक कांस्टेबल है और जो इन्वेस्टिगेशन कर रहा है, तो जितनी घटनाएं राजू अंजाम देता था, जितने काम राजू करता था, उतने काम महादेवा भी करने लगा। और राजू जो कि शराब पीता था, तो महादेवा ने भी उसके साथ ये आदत अपने अंदर की कि
उसे किसी भी प्रकार से कातिल का पता लग सके। इसलिए अच्छा, अब फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन राजू ने बताया पुलिस को कि श्रद्धानंद ने अपनी ही पत्नी को ज़मीन के अंदर जिंदा दफन कर दिया। और जब राजू को बहुत ज़्यादा शराब पिला दी, किसने? महादेवा ने। और फिर महादेवा ने पूछा इस बात को, तो राजू बिल्कुल पोपट की तरह बोलता चला गया। उसे पता ही नहीं चला कि शराब के नशे में वो क्या बोल दिया उसने। और जब राजू द्वारा बताई गई जगह पर पुलिस ने खुदाई स्टार्ट की तो पुलिस को एक बॉक्स मिला। बॉक्स के अंदर कंकाल पड़ा हुआ था और कंकाल एक हाथ से गद्दे को पकड़े हुआ था, जिससे पुलिस ने ये अनुमान लगाया कि जब इसकी मौत हुई होगी तब ये जिंदा रही होगी, जब इसे दफन किया गया था इस मिट्टी के अंदर। और फाइनली फिर 2005 में श्रद्धानंद को सजाए फांसी की सुना दी गई, लेकिन फिर 2008 में इस सज़ा को कम करते हुए उम्र कैद में बदल दिया गया और आज भी श्रद्धानंद सलाखों के पीछे है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करना और बुरा लगा हो तो डिसलाइक कर देना। और अगर आप चाहते हो ऐसे वीडियो नेक्स्ट देखना तो वीडियो को सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।